नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में वोटर लिस्ट के साथ जो हो रहा है उसे लेकर एनडीए के भीतर भी विरोध भड़क गया है। बिहार की सरकार ने जिस तरह चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया, लगता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ऐसा करने के मूड में नहीं है। 15 जुलाई को टीडीपी के सांसदों ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर कई सारे सुझाव दिए हैं। सारे सुझाव चुनाव आयोग के अब तक के दावों और बीजेपी की चुप्पियों पर गहरा सवाल खड़े करते हैं। नायडू ने कह दिया है कि वोटर लिस्ट की पुनरीक्षण के काम का संबंध नागरिकता से नहीं होना चाहिए। इसी बुनियाद पर बिहार में यह काम चल रहा है कि नागरिकता की जांच होनी चाहिए और नायडू ने उसी का विरोध कर दिया है। अपने सुझावों में टीडीपी ने साफ साफ लिख दिया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का संबंध नागरिकता की पहचान के अभियान से नहीं होना चाहिए। इस अभियान को नागरिकता सत्यापन से अलग रखा जाए और यह स्पष्ट किया जाए। यह भी कहा कि एक वोटर का नाम सूची में शामिल होना चाहिए या नहीं, इसे साबित करने की जिम्मेदारी वोटर की नहीं होनी चाहिए, आयोग की होनी चाहिए। अगर मतदाता का नाम सबसे ताजा सूची में शामिल है तो मतदाता पंजीकरण अधिकारी ईआरओ या आपत्ति करने वाले को यह साबित करना चाहिए कि मतदाता का नाम सूची में शामिल क्यों नहीं है। जिन मतदाताओं का नाम सबसे ताजा मतदाता सूची में शामिल है उन्हें अपनी योग्यता साबित करने की जरूरत नहीं। सिर्फ उसी सूरत में यह मांग की जानी चाहिए जब इसके ठोस और प्रमाणिक कारण दर्ज हों। यह सुझाव है, लेकिन एक तरह से टीडीपी ने चुनाव आयोग के सामने उसे ही आईना दिखा दिया और उसके तमाम दावों पर सवाल उठा दिया, क्योंकि टीडीपी ने कहा है कि किसी तीसरी पार्टी जैसे सीएजी से सालाना ऑडिट करवाकर मतदाता सूची में गड़बड़ियों की पहचान कराई जानी चाहिए। टीडीपी ने चुनाव आयोग के सामने इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यह सवाल भरोसे से जुड़ता है। सीएजी से ऑडिट करने की मांग कर दी। क्या अब भी चुनाव आयोग बिहार में कराए जा रहे वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का नैतिक रूप से बचाव कर सकता है? टीडीपी ने इस पूरे अभियान से विश्वास और नैतिकता की चादर हटा दी है। आयोग के काम की ऑडिट सीएजी जैसी संस्थाओं से कराने की मांग कर दी है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। क्या इनकी पार्टी को एक भी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही? कुछ भी आशंकाएं नजर नहीं आती हैं? आपने नोट किया है कि इतना बड़ा अभियान बिहार में चल रहा है। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, जदयू के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के समर्थकों को, जदयू के समर्थकों को कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही? इन दलों के नेता क्यों चुप रह गए? किसके दबाव में चुप हैं? नायडू ने बोलने की हिम्मत दिखा दी और अपने सुझावों से सारे अभियान की हवा निकाल दी है और तमाम दावों पर उनके सुझाव भारी सवाल खड़े कर रहे हैं। टीडीपी ने चुनाव आयोग से कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का काम होना चाहिए, लेकिन इसका संबंध नागरिकता से ना हो। यही नहीं, गांव के लोगों के पास कई जरूरी दस्तावेज नहीं होते हैं, जैसे पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र। आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सवालों को क्यों नहीं उठाया? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी कह रही है अगर आंध्र प्रदेश में 2029 के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण होना है तो अभी से शुरू हो जाना चाहिए ताकि वोटर को पर्याप्त समय मिले। तब फिर बिहार में इसे क्यों 3 महीने के भीतर किया जा रहा है? आंध्र प्रदेश के वोटर को 1 साल 2 साल मिले और बिहार के वोटर को फॉर्म भरने के लिए 1 महीना। क्या यह कहीं से उचित है? क्या यह कहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड है? यह बहुत बड़ी बात है। टीडीपी ने कह दी है, यह साफ किया जाना चाहिए कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान नागरिकता सत्यापन से एक अलग प्रक्रिया है और किसी बड़े चुनाव से 6 महीना पहले हो जाना चाहिए। तो अब क्या बचता है? सारी दलील ध्वस्त हो गई। क्या अब भी चुनाव आयोग अपने कदम को वाजिब ठहराएगा? मोदी सरकार चुप रहेगी? क्या इस पर इसकी कोई राय नहीं होगी? क्या बीजेपी अब बोलेगी कि टीडीपी की राय से वो अलग सोचती है या नहीं? बीजेपी तो विदेशी वोटर ढूंढने के नाम पर बिहार में बचाव कर रही थी और टीडीपी ने कह दिया नागरिकता सत्यापन से इसका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। विपक्ष भी यही बात कह रहा है, मगर आयोग नहीं सुन रहा। जो भूमिका राज्य की होनी चाहिए किसी भी इस तरह की जब आप पद्धति विकसित करते हैं गहन पुनरीक्षण का, तो राज्य अपनी जिम्मेवारी लोगों के माथे पर नहीं डाल सकता।
लोगों को के बीच में कोहराम नहीं बचा सकता। और जो हम सब देख रहे हैं, आपके द्वारा, अन्य हमारे पत्रकार साथियों ने, एक अखबार ने, बिहार के अखबार ने और दिल्ली के लगभग सारे अंग्रेजी दैनिकों ने दिल्ली से प्रकाश, उन्होंने वो चिंता जाहिर की जो चिंता आज मैं समझता हूँ कि चंद्रा बाबू जी के भी पत्र में है। अब भी वक्त है कि माननीय चुनाव आयोग हठधर्मिता का त्याग करे और उनकी कोशिश होनी चाहिए मैक्सिमम इंक्लूजन, एक्सक्लूजन नहीं। एक भी मतदाता अगर उसको ये बताने का संकट उसके सर पर आप डाल रहे हैं कि तुम कौन हो, ये एक मैं समझता हूँ कि संवेदनशील राज्य सरकार और उसकी व्यवस्थाओं की पहचान नहीं है। और मेरा ये भी मानना है कि माननीय चुनाव आयोग सूत्रों के माध्यम से बोलना बंद करे, सीधे तौर पे हस्तक्षेप करे। इससे जुड़े सवालों को गोदी मीडिया के जरिए मैनेज किया जा रहा है। जमीन से आने वाली खबरें छप नहीं रही हैं, लेकिन टीडीपी के इन सुझावों ने सारी चुप्पियों को तोड़ दी है और सारे प्रोपेगेंडा को तहस नहस कर दिया है। क्या गोदी मीडिया टीडीपी के इन सवालों पर भी चुप्पी साध जाएगा, हमला करेगा, या पूछेगा ही नहीं कि मोदी सरकार का एक बड़ा सहयोगी दल अपने राज्य आंध्र प्रदेश के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण को नागरिकता सत्यापन से अलग चाहता है, तो दूसरे सहयोगी नेता नीतीश कुमार क्यों चुप हैं? वो क्या चाहते हैं, इस पर बोल क्यों नहीं रहे? सही है या गलत है कि आपने नीतीश कुमार की कोई राय सुनी है? इधर आंध्र प्रदेश को कई साल का समय चाहिए, कई महीनों का समय चाहिए, और उधर बिहार में अभी फॉर्म भरने का काम चल रहा है, 11 दिन बाकी हैं। इधर आंध्र प्रदेश को कई साल कई महीनों का समय चाहिए और उधर बिहार में अभी फॉर्म भरने का काम चल ही रहा है कि खबरें छप गई हेडलाइन बनकर कि बिहार में 35 लाख वोटर का नाम कटना तय को नोट कीजिए। यह कब तय हो गया, किसने तय कर लिया, किस आधार पर तय हो गया? 35 लाख वोटर के नाम कट जाएंगे, इसकी खबर पहले चैनलों पर चलती है और अगले दिन अखबारों पर छपती है। कोई सवाल नहीं, इन खबरों को चुनाव आयोग ने भी भ्रामक नहीं कहा। पूछिए तो क्यों नहीं कहा? चुनाव आयोग के 14 जुलाई के प्रेस नोट में लिखा है कि 17 लाख से अधिक वोटर स्थायी रूप से बिहार से बाहर रहते हैं। इतनी जल्दी फॉर्म को प्रोसेस कर यह संख्या निकाल ली गई कि स्थायी रूप से कितने बिहारी बाहर रहते हैं। तो फिर यह भी बता दीजिए कितने वोटर को दूसरा फॉर्म नहीं मिला है, वो क्यों नहीं बता पा रहे हैं, जिसे लेकर इतने सवाल उठे हैं। 2 दिन पहले तक चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबरें चलाई गई और छपी भी कि बीएलओ को बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोग बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। तो इसका जिक्र अभी तक किसी आधिकारिक प्रेस नोट में क्यों नहीं आया? 14 जुलाई के प्रेस नोट में यह भी बता देते, जब कई कैटेगरी की संख्या बता रहे थे तो बता देते कि कितने विदेशी मिले हैं। कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि 35 लाख से अधिक वोटर के नाम कट जाएंगे? यह खबर कैसे छप गई? चुनाव आयोग ने तो अपने प्रेस नोट में यही लिखा है कि इतने प्रतिशत वोटर मृत पाए गए हैं, इतने प्रतिशत स्थायी रूप से बाहर रहने वाले पाए गए हैं। आयोग ने कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा कि इनका नाम कटना तय है। आयोग ने 3 कैटेगरी का प्रतिशत बताया। नाम कटेंगे तो उसी के आधार पर, लेकिन नाम काटने का चरण तो अभी शुरू नहीं हुआ है। यह चरण तो फॉर्म भरने का है। अभी से खबर कैसे छप रही है कि 35 लाख से अधिक वोटर का नाम कटना तय है? क्या अभी से माहौल बनाया जा रहा है? लोगों को इन खबरों के हवाले से तैयार किया जा रहा है? आयोग की खबर से मतलब निकाला जा सकता है, लेकिन एकदम तय हो गया नाम कटना, क्या ऐसा कहना सही होगा? तो आयोग को सामने आकर कहना चाहिए। दिक्कत है कि इतने दिन हो गए, इतने सवाल उठ गए, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 10 जुलाई की बहस में जस्टिस जॉयमाला बागची ने चुनाव आयोग के वकील से सवाल पूछा था, हो सकता है किसी का नाम ड्राफ्ट की सूची में आए ही नहीं, फिर वो क्या करेगा? इस पर आयोग के वकील ने कहा यह मुमकिन ही नहीं है। जस्टिस बागची ने कहा, क्या इसका यह मतलब है अगर मेरा नाम 2025 की मतदाता सूची में आ चुका है तो अगस्त की सूची में भी आएगा? इस पर राकेश द्विवेदी ने कहा, हां, हम पहले से भरे हुए फॉर्म लेकर घर घर जा रहे हैं। फॉर्म भरने में अभी भी 11 दिन बाकी हैं, लेकिन यह अनुमान किस तरह से बाहर आता है, छप जाता है। 14 जुलाई को चुनाव आयोग ने प्रेस नोट जारी कर बताया, घर घर जाने का 2 दौर पूरा हो चुका है।
6 करोड़ 60 लाख से अधिक फॉर्म